अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। तोशाखाना केस के हवाले से दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी निषाद नॉर्वेजियन करोड़पति ताजिर उमर फारूक ज़हूर सामने आया है। उसके मुताबिक उसने इमरान खान को सऊदी अरब के हुक्मरान की तरफ से दी गई कीमती घड़ी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान और शहजाद अकबर के जरिए 75 लाख दिरहम में खरीदी। इमरान खान पर इल्जाम था कि उन्होंने सऊदी अरब से मिलने वाले तहाइफ में से एक कीमती घड़ी दुबई में फरोख्त की। इस हवाले से उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया गया था और इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए इमरान खान को नाअहल करार दिया था। इमरान खान ने आज लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि तोशाखाना की घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की गई थी, जिसका सबूत मौजूद है। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में उन्होंने तोशाखाना से मुताल्लिक साबिक हुक्मरानों के केसेस न देखने पर भी सवाल उठाया। ये तोशाखाना से हमने आ जाता है, ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली, वो नैब में केस है। और कब है? 10 साल पुराना केस है और वो केस पड़ा हुआ है, इनको कोई नहीं पूछता। वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। इमरान खान ने उमर फारूक और निजी चैनल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान भी किया है। इस मामले पर शहजाद अकबर के ट्वीट्स भी सामने आए हैं कि उनकी उमर फारूक ज़हूर से कभी बात हुई, न कभी उससे मिले हैं। साद अफसोस के इमरान खान के खिलाफ एक ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी अपनी शहरियत नॉर्वे ने उसके जराइम की वजह से मनसूख कर रखी है, जो मुख्तलिफ ममालिक में फ्रॉड कर चुका है और इंटरपोल को मतलूब है। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से सवाल उठाए हैं कि यह कीमती घड़ी दुबई कैसे पहुंची, किसे इस कदर कीमती घड़ी बेचने की जरूरत हुई और 33 करोड़ रुपए कहां गए। तोशाखाना किसी भी मुल्क का एक इदारा होता है जहां पर हुक्मरानों और आला सरकारी ओहदेदारों को गैर मुल्की दौरों में मिलने वाले तहाइफ रखे जाते हैं। हर मुल्क के इन तहाइफ के हवाले से कवानीन मुकर्रर होते हैं कि हुक्मरान कितनी मालियत के तहाइफ अपने पास रख सकता है या रखने का मजाज है भी या नहीं। बरतानवी कवानीन के मुताबिक हुक्मरान सिर्फ 120 पाउंड, जबकि अमरीकी कवानीन के मुताबिक $375 तक की कीमत के तहाइफ कोई भी सदर या वजीर आजम मुफ्त में ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे जायद मालियत का कोई तोहफा लेना चाहे तो वो उसकी कुल कीमत अदा करके ले सकते हैं। पाकिस्तान में तोशाखाना काबीना डिवीजन के ज़ेर निगरानी सन 1974 से फाल है। बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस हवाले से कवानीन मौजूद हैं। यहाँ जमा होने वाले कीमती तहाइफ या तो यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या फिर इन्हें काबीना की मंजूरी से फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इन तहाइफ का वसूल कनिंदा 30,000 रुपए से कम मालियत के तहाइफ अपने पास बगैर कोई कीमत अदा किए रख सकता है और इससे जायद मालियत के तहाइफ को मुकर्ररा कीमत का 50% जमा कराकर ले सकता है। बावजूद इन तमाम कवानीन के पाकिस्तान के कई हुक्मरान माले मुफ्त दिले बेरहम के मज़ाहिर पेश करते रहे। रिकॉर्ड के मुताबिक गुलाम इसहाक खान, मोहम्मद रफीक तारण, मोहम्मद खान जुनेजो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और चौधरी शुजात हुसैन ने भी कीमती तहाइफ अपने पास रखे। जनरल परवेज मुशर्रफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने रिहाइश के लिए कीमती फ्लैट कैसे खरीदा तो उन्होंने इकरार किया कि सऊदी फरमारवा से उन्हें रकम तोहफे के तौर पर मिली। इमरान खान पर घड़ी हासिल करने का इल्जाम पहला नहीं, उनसे पहले भी हुक्मरानों पर इसी तरह के इल्जामात लगते रहे। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने 5 साला दौरे इक़्तिदार के पहले साल में बैरूनी मुल्क से मिलने वाले 60 मिलियन रुपए के तहाइफ 9 मिलियन रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। इन तहाइफ में लीबिया के कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की जानिब से दी गई BMW कार भी शामिल। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बेगम को तुर्की के सदर उर्दगान की बेगम ने सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए अपने गले का कीमती हार दिया, जो उन्होंने अपने पास रख लिया। जब मीडिया में इस हार के हवाले से शोर मचा तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने हार वापस तोशाखाने में जमा करा दिया। इमरान खान की इस मशहूर व मारूफ घड़ी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, बताइएगा कि ये जो घड़ी का मामला है, आपको इसके पीछे क्या नज़र आ रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये बंदा भी ठीक नहीं है और इसने जो घड़ी का दावा किया है ये भी ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत का सवाल ये है कि आखिर फिर घड़ी इस तक पहुंची कैसे? देखिए ना, हमने तो बेच दी,
अब अगले बंदों ने अगर कहीं और बेच दिया है, वहां से किसी ने ले लिया है, तो वो तो हमारा नहीं जिम्मा, उसमें हमें क्या पता है उसके पास कैसे पहुंची है, या ये वो घड़ी है भी कि नहीं है, क्योंकि हमें तो सीरीज नंबर इस घड़ी का किसी ने नहीं देखा ना, खाली एक तस्वीर ही दिखाई है, हमें क्या पता ये वही घड़ी है, फेक है या किसी और का है। लेकिन फ्रेंकली अब वो ज़ाहिर है हमारी मलकियत नहीं है, वो तो अगलों को ही पता होगा। अच्छा, लेकिन आपके पास जो पैसे आए उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि आपके अकाउंट्स में पैसे अलग हैं, लेकिन अब जो यहाँ से जाहिर हो रहे हैं वो अलग हैं। जो यहाँ से अलग हो रहे हैं वो इन्होंने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन में चूंकि अकल नहीं है, उन्होंने कहा कि ये आपको पैसे कितने मिले थे, यानी आपको पैसे जो हैं वो 5 करोड़ 87 लाख की आपने बेची थी, तो उसमें इतने कम हैं, तो ये पैसे अलग हैं, वो अलग हैं। दे डिडंट रियलाइज कि आपने कैपिटल गेन टैक्स पे किया है उसके ऊपर, और आफ्टर डिडक्शन आप पैसे जमा कराते हैं। ये इशू था इलेक्शन। फवाद चौधरी साहब, आखिर एक शख्स को क्या जरूरत थी कि वो इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए टीवी पर आए? नहीं, वो तो खैर उसको तो बड़ी ज़रूरत थी। उसकी वजह ये है कि एक तो ज़ाहिर है कि ये जियो के जो मालिकान हैं उनके साथ वो काफ़ी उसका उठना बैठना है, और दूसरा ये है कि हुकूमत ने सिर्फ 1 महीना पहले उसको ईसीएल से हटाया। उसके बाद इसके इसके कहने के ऊपर शहजाद अकबर और जो हमारे रिजवान है मरहूम, उनके खिलाफ एक एफआईआर इन्होंने जो है वो दर्ज कराई इधर कोसार थाने में। तो हुकूमत ने इसके ऊपर 3 महीने से नवाज़ियात की बारिश की हुई थी, और ही इज अ नॉन जो है वो उनका अब तो पता चल रहा है कि इज अ नॉन प्रोसेसर। लेकिन ये है कि वो उसी लिए हुकूमत ने उसको इस्तेमाल करना था, तो लेकिन उसको इस्तेमाल अब तक जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें फवाद चौधरी साहब आपके कुछ लोगों के साथ तो वो खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ उनके ताल्लुक का कोई सबूत अब तक सामने नहीं है। एक तस्वीर तो अभी बकरम साहब मेरी जो है वो आपके साथ भी बढ़ी है, लेकिन मेरा आपसे तो कारोबारी ताल्लुक थोड़ी। जी। ये तो तस्वीरों के ऊपर एनालिसिस करना तो काफी अमकाना बात है आजकल। लेकिन आपके खिलाफ वो इस्तेमाल हो रही है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या इस्तेमाल हो रही है, मतलब जो भी बंदा मैं एवरेज आई वुड से रोजाना 100 आदमी के साथ तस्वीर बनवाता हूँ। ठीक तो है। मतलब दो ही तरीके हैं, या तो मैं कह दूं कि जी मेरे साथ तस्वीर बनवाना मना है, मैं बोर्ड लटका के अपने गले में डाल लूं, यही एक हो सकता है। अच्छा, आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो लंदन में, दुबई में और पाकिस्तान में तीनों जगह इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जाहिर है आप जिस टीवी चैनल का नाम ले रहे हैं उसके भी खिलाफ। अब ये बताइए कि आपने जो सबूत वहां पेश करने हैं कि ये गलत है, तो वो सबूत आप पाकिस्तान में क्या पेश करेंगे? क्योंकि यहां पर भी इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है कोर्ट में कि जनाब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, हमने तो इलेक्शन कमीशन में भी सारे सबूत पेश किए हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने तो जाहिर है कि वो ऐसे ही है कि जैसे हमारे केस का फैसला आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बेंच से करवा दें, तो वो तो जाहिर है कि एक मजाक बना हुआ है, और जो रेफरेंसेस हमारे पेंडिंग है उनके खिलाफ उसकी हियरिंग नहीं हो रही, और इनके हमें रोज कहा जाता है कि इनके सामने अपने केस ले जाएं। वो तो पाकिस्तान में तो एक तमाशा लगा हुआ है, जस्टिस सिस्टम तो बिल्कुल ही बैठ गया है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल हम जो सबूत हैं, देखिए ना, सीक्वेंस आपके सामने, कोई थोड़ी सी भी अकल इस्तेमाल करेगा उसको समझ आ जाएगा कि ये टोटल बकवास। नहीं, क्या सीक्वेंस? यानी आप वाकयात का सीक्वेंस जहूर के उमर फारूक जहूर के हवाले से कह रहे हैं? तमाम ही, मतलब ये देखें ना, सबसे पहले तो आप देखें कि हर मुहिम पहले जो है वो जंग ग्रुप के ऊपर शुरू होती है, हम्म। वहां से वो हुकूमत के पास जाती है, हुकूमत से ईसीपी के पास जाती है, ईसीपी उसके ऊपर जो है वो केस शुरू कर देता है, वो सारा जो है उसके ऊपर उठाया जाता है, उसके बाद जो है वो उस पर बहस हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर अब आप हैं आपके टीवी प्रोग्राम में, मुझे आप बताएं ना, हमने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो इमरान खान का तो 3.5 करोड़ रुपए का जी बड़ा जुल्म हो गया, 3.5 करोड़ रुपया जो है उन्होंने बेच के ज्यादा कीमत ले ली, और ये जुल्म हो गया। नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब लोग जो हैं वो गाड़ियां ले गए हैं 40-40 करोड़ की, आपने कभी तफसील में बात ही नहीं सुनी। लेकिन इलेक्शन लेकिन वो कमीशन में फौरन, आप ही ने रेफरेंसेस चलाने थे ना, आप ही ने हुकूमत, आप ही हुकूमत तो में थे। हमारे रेफरेंस तो पेंडिंग पड़े हुए ना, 10 साल से रेफरेंस पेंडिंग है इनके ऊपर नैब में। अब नैब ने जो चलाना था, जिन्होंने करना था, वो इमरान खान 50 दफा कह चुके हैं कि हमने तो पूरी कोशिश कर ली थी, नहीं चलने दिए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या आपको उमर फारूक जहूर के बारे में, आप हुकूमत में थे, क्या कुछ गैर मुल्की सफारत खानों ने आपसे रब्ता किया कि ये एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान में मौजूद है? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए इस तरह कैसे पता चल सकता है अगर वो, जब तक जो है वो कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट ना आए, तो आई डोंट नो किसी ने किया है। क्योंकि शहजाद अकबर से आज मेरी बात हुई थी, वो जब मुशीर दाखिला थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने, और उनसे मैंने इजाज़त ली कि फ़ोन पर की हुई गुफ्तगू क्या मैं प्रोग्राम में कर सकता हूँ,
तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 सफारत खानों ने राब्ता किया बाकायदा तौर पर हुकूमत से और इसी शख्स के बारे में, और उन्हीं पे इल्ज़ाम भी लग रहा है। शहजाद को पता होगा, बिकॉज या शहजाद के पास आ सकती थी, वो इंटीरियर देख रहे थे, या शाह साहब के पास आ सकती, अगर इन दोनों को पता हो सकता। तो शहजाद अकबर और फरा बेगम साहिबा से क्या आप लोगों ने फरा बेगम साहिबा से कुछ जवाब तलबी की इस हवाले से, क्योंकि उनका नाम आ रहा है एक 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 दरमियानी वास्ते के तौर पे? नहीं, मैं तो समझता हूँ उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने रात को अपने प्रोग्राम में वाजे कर दिया। वो कहते हैं हम कभी मिले ही नहीं, ना हमारा कोई ताल्लुक है, ना ही उन्हें जो है वो कभी को घड़ी या इस तरह की चीज़ों में हैंड ओवर की गई थी बेचने के लिए या किसी काम के लिए। लास्टली एज अ लॉयर फवाद, आप बताएंगे कि आपके पास केस की स्ट्रेंथ क्या है जो आप लंदन में भी जीत जाए, दुबई में भी जीत जाए और पाकिस्तान में भी? क्योंकि ये सीधा सीधा मिलिशियस कैंपेन है, ये तो सीधे सीधे मिलिशियस कैंपेन का केस है और इनकी हिस्ट्री है, तो इंशाल्लाह ताला इनको टफ केस मिलेगा वहाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप हमें बता रहे थे पाक इंसाफ का मौक़िफ़ और इस केस के हवाले से वो हक़ाइक़ जो दूसरी तरफ के हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक। तोशाखाना के हवाले से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो जान लिया, अब हम बात करेंगे साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान से और उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तोशाखाना में आने वाले तहाइफ और इनके हुसूल की प्रैक्टिस क्या रही है। खान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो तोशाखाना का मामला बना हुआ है, इसमें इमरान खान साहब ने घड़ी लेके वाकई को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, या ये वाहिद आदमी है जिन्होंने कुछ ऐसा किया है? देखिए, मैं सिर्फ उसूल की बात करूंगा कि 2 पॉइंट्स हैं जिन पर आजकल बहुत शोर डाला जा रहा है। एक फॉरेन फंडिंग और दूसरा तोशाखाना। जी। फॉरेन फंडिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कुछ कानून बनाए हुए हैं कि फॉरेन फंडिंग इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग किसी किस्म की भी हो, वो एक फॉरेन फंडिंग ही रहती है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये तो मुल्क, सारे का सारा मुल्क जो है वो फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है। आप किसी को 15-20 डॉलर लेने पर बाहर से उसको नाअहल करार दे रहे हैं। ये मुल्क जो है बराबर पिछले 75 साल से फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है, या कर्जे लेके और या फिर IMF से जो पैकेज दिए जाते हैं, और वो सारे के सारे जो पैकेज होते हैं वो कंडीशनैलिटी से भरे पड़े हैं। लेकिन खान साहब, जी खान साहब, लेकिन वो तोशाखाना वाली बात जरा, चुके खबरें आजकल तोशाखाना पे है ना। अच्छा, तो अब दूसरा जो पॉइंट है वो है तोशाखाना। जी देखिए, तोशाखाना पे बाकायदा एक मुसल्लमा कवानीन हैं जिनके तहत तोशाखाना में तोहफे जो हैं वो लिए जाते हैं और उनको बाकायदा उनकी कीमत अदा की जाती है। ये और चीज़ है कि कोई भी बाहर से डिग्निटरी पाकिस्तान आता है तो वो सारे पाकिस्तान के जो अहम लोग होते हैं उनके लिए तोहफे छोड़ जाते हैं, और नाम सबके लिखे होते हैं तोहफों पे। और उसके बाद फिर कवानीन के मुताबिक अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, जो कितनी उसकी इवैल्यूएशन होती है, तो वो तोहफा उसका हो जाता है। अब ये जो सोच है कि जी इमरान खान को एक घड़ी मिली और उसने वो बेच दी, ये कोई गैर कानूनी हरकत हो गई, इमोरल हो गई। मेरे अपने कुलीग हैं, मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात, मेरे अपने पुराने रिटायर्ड सफ़ीर हैं जो बाकायदा अभी अगले रोज़ किसी ने टेलीविज़न पे प्रोग्राम किया कि जी ये एक गैर अखलाकी बात हो गई कि इमरान खान को घड़ी मिली शहजादे की और वो उसने बेच दी। तो मैं ये कहा करता हूँ कि जब आपने किसी भी चीज़ की कीमत देकर ले ली है तो आपकी मिल्कियत हो जाती है। उसके बाद आप उसको खुद पहने, बच्चों को दे, अपने किसी रिश्तेदार को दे दे, तोहफा दे दे, अच्छा, बेच दे, खान साहब, ये पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि वज़राए आज़म ने इस तरह की चीजें ली हों? नहीं, नहीं, ये कभी नहीं हुआ। ये इस दफा सिर्फ मैं पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ। इसको बनाया गया है क्योंकि एक इमरान खान को विक्टिम बनाना है। नहीं, वजीर आज़म, पहले वज़राए आज़म ने चीजें ली हैं। नहीं जी, मैं वो इतनी, अब आपको मैं ये बताता हूँ, अब ये एक ऐसी चीज है कि अब वो उसका मैं सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। 40 साल मैंने हुकूमत में काम किया है,
तो मुझे इतना पता है कि हमारे इन्हीं हुक्मरानों ने, ये मैं बता दूं, जी 70 की दिहाई के बाद, भुट्टो के बाद से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था कि जो अरब शहजादे हैं गल्फ के, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन, इनके शहजादों को हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की रियासत के हजारों एकड़ जमीन जो है बाय नेम अलॉट की जाती थी। ये भुट्टो के बाद से ये काम शुरू हुआ था। भुट्टो के बाद फिर ये जितने भी 90 की दिहाई में ये आए सारे, मुशर्रफ समेत, इन सब लोगों ने वो इलाका देते थे, बाय नेम एलोकेट हो जाता था। बहावलपुर और रहीम यार खान और कल्लात का एरिया बलूचिस्तान में, यहाँ अच्छा पर शिकारगाहें इनकी बनी हुई हैं और ये बड़े बड़े जहाज, जंबो जहाज यहाँ आते थे। उन्होंने एयरपोर्ट बनाए इन इलाकों में, इन शहजादों जी ने। बल्कि एक तो बलूचिस्तान में एक किसी ने इतना बड़ा एयरपोर्ट डेवलप यूएई वालों ने कर लिया कि वो फिर यूएई की चूंकि मलकियत बन गया था, हालांकि कोई मलकियत सॉवरेन रियासत की जमीन किसी को आप शिकार के लिए दें, कोई उसकी मलकियत नहीं बन जाती। वो इस वजह से ही हम्म उनसे ये लोग जहाजों से कंटेनर तोहफों के उतरते थे। वो फिर डिस्ट्रिक्ट मशीनरीज जो होती थी उनकी फराइज में शामिल था कि वो तोहफों के कंटेनर जहाज से उतर के इनको इनके घरों पर जाते थे, वो चाहे अच्छा शरीफों का घर हो या जरदारी का घर हो। तो हमारी तो जी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान की सरजमीन खान साहब इस तरह जी बेची खान साहब, जिस वज़राए आज़म आपके को पास जो सरकारी सतह पे तहाइफ मिलते हैं जब दौरे पे जाते हैं, तो क्या वज़राए आज़म हमेशा आके जमा करा देते हैं या उसमें से कभी कोई चीज़ नहीं लेते और बिल्कुल वो खाली हाथ वापस चले जाते हैं? अभी मैंने जो बात कही है वो सरकारी ही होता है ना। अगर शहजादा आता है और वो आपकी जमीन इस्तेमाल और शिकार करके वो चीजें जब तोहफे देता है, वो सरकारी होते हैं। वो हम्म कोई ये तो नहीं कहता मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं, वो हमारे हुक्मरानों को देते थे। तो ठीक ये है सबके जाते कभी तोशा खाना इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आज तक नहीं डिक्लेयर किया। ये सिर्फ एक उस सूरत में डिक्लेयर करते थे जब ये खुद बाहर जाते थे दौरे पे, या बाहर से कोई हुक्मरान इस्लामाबाद सरकारी दौरे पर आता था, तो वो जो तोहफे देते थे तो वो डिक्लेयर किए जाते थे और उनकी बाकायदा कीमत होती थी। और ये अपने तोहफों की कीमत बहुत कम लगवा लेते थे और वो जो हमारे सरकारी अफसर वगैरह होते थे उनकी 70-70, 80,000, 90,000 लग जाती थी। वो अगर खरीद सकते थे ले लेते थे, वरना उसके बाद वो सब कुछ अपने तोशा खाना जो है वो इन लोगों की मिल्कियत होता था। ये तो इस दफा पहली दफा इन्होंने ऐसा किया है कि इमरान खान ने अगर कोई चीज खरीदी है और इसने तो बाकायदा बड़ी अच्छी कीमतें इवैल्यूएशन करवा के सरकारी तौर पर मुकर्रर करवाई और कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया। हम्म अगर उसने कोई घड़ी लेके वो बेच दी है, क्योंकि घड़ियां जो होती हैं इतनी कीमती होती हैं, कोई पहनने की उसमें उसको तौफीक नहीं हो सकती इतनी कीमती घड़ी पहनने की, ना उसकी फैमिली वाले पहन सकते हैं। और ये घड़ी तो इमरान खान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनको मिलती हैं तोहफे की, जरदारी को मिली हैं, शरीफों को मिलती हैं, BMW वगैरह। जी, तो वो फिर इनके गाड़ियां तो कवायद कहते हैं कि आप नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते। जो रेगुलेशंस हैं तोशा खाना के, वो मैंने आज पढ़े हैं, तो उसमें तो ये लिखा है कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, गाड़ियों इस तरह की चीजें नहीं ले सकते, एंटीक्स नहीं ले सकते। नहीं, ये मैंने कहा ना कि अब हो गया होगा, जी वरना बहुत 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 गाड़ियां इनके घरों में गई हैं। इनके बाज लोगों के बेसमेंटों में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में बहुत कुछ होता है, अच्छा कुछ ना पूछिए। हाँ, बहुत कुछ होता है, कुछ ना पूछिए। ये बदकिस्मत मुल्क है, इसको न सिर्फ गिद्धों की तरह लूटा गया है, हर तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है और इसमें सबके हाथ रंगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा शमशाद आलम खान साहब, अब ये वाक़या एक हो गया है, पूरे पाकिस्तान को तोशा खाना और उसके कवायद का इल्म है, तो क्या हमें ये तोशा खाना का सिलसिला ख़त्म करके इसको अमेरिका और बरतानिया की तरह फुल मार्केट प्राइस पे नहीं कर देना चाहिए, या फिर हम तोहफे वसूल ही ना करें? देखिए, नहीं, मैं कहता हूँ हर चीज पर कानून होना चाहिए, मगर हबीब, आपको तो अच्छी तरह इल्म है कि हमारे यहाँ आयन सिर्फ एक मुसवदा है, अमल नहीं होता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट का इदारा जरूर है, मगर पार्लियामेंट में क्या इंसाफ होता नजर आ रहा है आपको कहीं? मुझे बता दीजिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां हैं, पहले होती थी, हम सब उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, आज वो यूनिवर्सिटियां बाकायदा
फैक्ट्रियां बन गई लेकिन हैं, खान वो में साहब, ये तो मिलते बात जरा हैं। फैल जाएगी, बात जरा गुफ्तगू फैल जाएगी। जरा तोशाखाना के बारे में बताइए कि क्या हमें अब इसको हमेशा के लिए बंद नहीं कर देना चाहिए इस चैप्टर को, कि भाई जिसने कोई चीज लेनी है जी, वो बिल्कुल। पूरे पैसे दे। अमेरिका में मैं पढ़ रहा था कि $345 से ज्यादा आप तोहफा अमेरिकी सदर को भी नहीं दे सकते। 120 पाउंड से मैं आपको की रकम है जो आप उससे ज्यादा का तोहफा बरतानवी वजीर आजम को नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 1999 में नवाज शरीफ एक जेवरात कुछ तोहफा ले गया था क्लिंटन की बेटी के लिए, या 98 की बात है 99 की, मुझे अब तारीख याद नहीं है। तो लेके गया, इसने जब क्लिंटन से मुलाकात हुई तो इसने वहां उसको देने की कोशिश की, उसने इनकार कर दिया कि हम नहीं लिया करते तोहफे। अच्छा, अब ये कहने लगा कि मेरी बच्ची है, मैं देना चाहता हूं, उसने फिर भी नहीं लिया। उन कवानीन में ये बात भी लिखी हुई है कि कोई भी जिस मुल्क में हमारे कोई सुदूर या हमारे वज़रा या कोई भी शख्स जाएगा, वहाँ के सफ़ीर की और सफारती अमले की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करे कि जो तोहफे में मिली हैं सरकारी तौर पे, और उनको तोशाखाना को रिपोर्ट करे। क्या पाकिस्तान में, आप सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिस रहती है या इस पे भी असर रसूख काम कर जाता है? बाहर जाएगा तो उस पाकिस्तानी सफारत खाने का काम, पाकिस्तानी सफारत खाना नहीं इन्वॉल्व होता इसमें। इसमें जो जाते हैं, जब मतलब प्राइम मिनिस्टर जा रहा है तो उसके साथ उसका चीफ ऑफ प्रोटोकॉल होता है, अमला होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। तो असल वो हैं जो उस दौरे का इंतजाम किया करते हैं, वो उसमें सफारत खार नहीं शामिल होते। तो वो जो तोहफे मिलते हैं तो वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ले लेता है, और वो फिर उस पर लिस्ट होती है बाकायदा, और उसका वापस आकर उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो तोहफों को एक जगह पे महफूज जो तोशा खाना है वहाँ रखवा देता है, और उनको इवेल्युएशन करवाई जाती है। फिर जब जिन जिन के नाम से वो तोहफे मिले होते हैं उसको बता दिया जाता है कि आपको तोहफा मिला है और वो तोहफे की इतनी वैल्यू दे दें तो आप ले लें। तो जो कोई अफोर्ड कर सकता, बाज़ तोहफे हम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो तो बहुत कम अफोर्ड कर सकते हैं, मगर ये हुक्मरान जो हैं ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उन तोहफों की कीमत कम करवा के वो जो मर्जी चाहते हैं वो ले जाते हैं। ऐसे कुछ वाकयात आपके इल्म में तो होंगे? देखिए, मेरे अब याद कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस इतनी आम थी, हमें पता था कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास सब बड़े तोहफे जा रहे हैं उनकी फैमिली को, बस ये हमें पता था। लेकिन उसका कोई ये तो नहीं ना कि हमने कोई हिसाब रखा हो, क्योंकि ये एक आम सी प्रैक्टिस होती थी कि तोहफे मिलते थे और उनके घर चले जाते अच्छा, थे। ये बताइएगा फिर खान साहब, आम तौर पे वज़राए आज़म की, यानी इस पर्टिकुलर केस में भी अगर देखें तो वज़ीर आज़म की, साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली का जिक्र आता है, तो क्या फैमिलीज हमेशा से तोशाखाना के मामलात में दिलचस्पी लेती हैं? जी नहीं, खैर मुझे नहीं पता कि वो अब ये दिलचस्पी लेती हैं। हाँ। लेकिन ये है कि वो तो जो जिसके नाम से तोहफा मिला है, अगर इमरान के नाम से तोहफा मिला है तो वो फिर अगर वो तोहफे की कीमत उसने दे दी है, उसके बाद वो उसकी मिल्कियत हो गई है। वो अब चाहे अपनी बीवी को दे, बीवी की सहेली को दे, किसी को भी दे दे, तो उसको कोई नहीं पूछ सकता, इसको किसी का हक नहीं बनता। और ये है भी नहीं, गलत बात है कि अगर तोहफा एक मिल गया है किसी को और उस हमारे कानून के मुताबिक उसने उसकी कीमत अदा कर दी हुई है, वो चाहे शहजादा छोड़े, पता नहीं दुनिया का कोई दूसरा आ जाए, उसके नाम से अगर मिला है तो कुछ इसकी मतलब ये तो नहीं कि वो सारी उम्र उस तोहफे को, एक इतना कीमती तोहफे को अपने खानदान में एक लायबिलिटी के तौर पर रखेगा। तो ये कभी नहीं हुआ। खान साहब, एक बात ये भी हो रही है कि इससे सफारती सतह पे हमारी बड़ी सुबकी हुई है। नहीं, कब बिल्कुल नहीं हुई है, मैं बता दूं। सुबकी ये इन्होंने बनाई है, यह हर चीज पे इमरान खान को रगड़ा लगाने की जब कोशिश की जा रही होती है तो उस पे कही है। ये किसके बाप की मिल्कियत है? जिसने पैसे दे दिए उसको ले गया। इनके घरों में बहुत चीजें गई हुई हैं, कभी इनसे किसी ने पूछा है? ठीक, बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, आप हमें बता रहे थे तोशाखाना के हवाले से। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक। आज यके बाद दीगरे हुकूमती इत्तेहाद की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया, एक ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से और दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर इदारों को कमज़ोर कर दिया है, और इंटरनेशनली भी जो इदारों की ये कमज़ोरी है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी में ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक सेक्रेटरी दिफा जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। लोधी साहब, ये बताइएगा
कि क्या वाकई हमारे इदारे इतने मुतासिर हुए हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो उन पर गुफ्तगू हुई है? जिसमें तो कोई शक नहीं कि मुतासर हुए हैं और मुतासर होते हैं, लेकिन किसी एक पर ये बोझ डाल देना कि उसने मुतासर किया है, तो वो मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के भी कुछ बयानिए ऐसे हैं जिसमें अदारों पर थोड़ा सा वो प्रेशर आया है। लेकिन इससे पहले वाली बातें क्या हम भुला दें? जिन्होंने ये कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कहाँ बैठे हुए हैं? जिन्होंने ये कहा था कि नाम लेकर को मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, तो आप वो कौन लोग थे? जी। तो ये बड़ी अजीब मंतिक है कि अगर कोई एक कहे इनमें से कि जी दूसरे ने कमजोर किया, तो मेरा ख्याल है मिलजुल के इन्होंने कमजोर किया है। और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि अदारे को भी आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उन पर उन्होंने इसमें उनकी वजह नहीं है। उनकी अपनी भी कुछ ऐसी कोताहियां रही हैं माजी में, जिसकी वजह से मौका मिला ये तमाम बातें करने का तमाम लोगों को। तो ले, ये तो मैं जी। मानता हूँ कि कमज़ोर हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये इमरान खान के बयानिए से कमज़ोर हुए हैं। माशाल्लाह सब ने जितना इनको तौफ़ीक हुई है इसमें हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज भी ले रहे हैं। अच्छा जन साहब, ये बताइएगा कि जिस अंदाज में अब हमारे नए आर्मी चीफ के बारे में गुफ्तगू हो रही है, माजी में कभी ऐसा नहीं होता रहा। आप हर जिससे भी आप बात करें तो यकीनन एक ना एक नाम आपको सुनने में आता है। आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है कि हम किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे इस डिस्कशन के बाद, या इसको भी आप समझते हैं कि ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं? जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि जितनी ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस इदारे में, उतना ये इदारा जो है उसमें मैं ये कहूँ कि नॉन प्रोफेशनल होने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाएँगे। क्योंकि हमें मालूम है कि 3 स्टार तक पहुँचने के लिए जिस एक छलनी से गुज़रना पड़ता है ऑफ़िसर्स को, इनमें तमाम लोग बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं और पौने 20-20 का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें से आम रूल्स के मुताबिक जिसको भी आप निशानदेही कर दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, वो इक्वली क्वालिफाइड भी है और अहल भी है। तो इसको इस तरीके से बना लेना, तो आप देख लेना कि ये क्या हाल हुआ है पुलिस का और हमारी ब्यूरोक्रेसी का और बाकी महकमों का, जहाँ पर इनके पास ये पावर्स हैं, जहाँ पर इतनी ये खींचातानी होती है। तो मेरा ख्याल है कि फौज को माफ़ी देनी चाहिए। इनके ठीक है जो पुराने हमारे रवैये हैं उन पे हम शर्मसार हैं, आइंदा इंशाल्लाह नहीं करेंगे, अभी से उस लाइन पे हम चल पड़े हैं। लेकिन अगर बढ़ाने की कोशिश की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो उतना ही ये इदारा जो है मैं समझता हूँ पॉलिटिसाइज होगा, और इसको हमें इससे जितना दूर रखें उतना अच्छा। लेकिन जज साहब, आपको नहीं लगता कि जब इतने सारे नाम सामने हैं, उन शख्सियात का बेहतर तौर पर तज्जिया किया जा सकता है, तो इदारे के अंदर भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी? और दुनिया के कई ममालिक में ऐसा होता भी है। जी देखिए, बात ये है कि अगर तो कोई ऐसा मामला हो ना, कोई के एक मिक्स्ड किस्म की कमेटी हो जिसमें तमाम पार्टियों के लोग बैठे हों और वो बुलाएं और सवाल जवाब करें, तो फिर तो ये जो आपकी बात है इसमें किसी हद तक वजन है। जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने जिन लोगों को देखा है 25 साल 20 साल, इनकी सर्विस तो 30 साल से भी ऊपर होती है, लेकिन अगर उन्होंने उन्होंने देखा है वो उनको अच्छा परख सकते हैं। अगर आपने किसी से मशवरा करना है, गो के वो आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ लिस्ट देते हैं सीनियरिटी वाइज, जो हाजिर सर्विस क्वालिफाइड लोग हैं वो आगे अपना प्रायोरिटी भी नहीं लिखते कि जी मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है। इतना इसमें एहतियात बरती जाती है, और इसको इस तरीके से आम बहस मुबाहिसे का हिस्सा बना लेना कि आप भी जो चाहें कहें, मैं भी जो चाहूँ कहूँ, तो जिन लोगों के बारे में आपको पता भी नहीं है सिवाय इसके कि वो किस इलाके के रहने वाले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही पता लगा सकते हैं ना जी, जी कि इनके बिल्कुल। माँ-बाप कौन थे, किस इलाके के रहने वाले हैं। अरे भाई वो कितना कॉम्पिटेंट है, वो एज़ ए जनरल उसने कैसे परफ़ॉर्म किया है, एज़ ए कर्नल कैसे परफ़ॉर्म किया है, क्या पता? ये तो इदारा ही बता सकता है। और ज़्यादा ये कि बहुत अच्छा कोई इंटरव्यू वाला पैनल हो, या वो इस चीज़ को अख़ज़ कर सकता है। ये कहना कि जी कि मैं भी ये पता लगा सकता हूँ और मैं लंदन से भी पता लगवा सकता हूँ, हम्म। ये तो बहुत ही मेरा ख़्याल है कि अजीब-ओ-गरीब सूरत-ए-हाल है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त आप चूंकि सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि कब ये प्रोसेस शुरू होता है और कैसे होता है? तो क्या इस वक्त ये प्रोसेस शुरू हो चुका होना चाहिए या अभी कुछ देर बाकी है?
नहीं, इस प्रोसेस के लिए भी बहुत टाइम पड़ा है और कोई शुरू हो चुका नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जनरल बाजवा ने ये फेयरवेल विजिट शुरू किए हैं, ये सिर्फ इसलिए शुरू किए हैं ताकि वो जो एक अफवाह उड़ी हुई थी कि जी वो शायद एक्सटेंशन लेंगे या एक्सटेंशन मांगेंगे, उसको दफन करने के लिए। अदरवाइज तो ये हफ्ते से ज्यादा का प्रोसेस है नहीं, और अच्छा। 3 दिन पहले इस पे फैसला हो जाए तो वो काफी है। इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है, क्योंकि देखिए आर्मी चीफ के पास भी कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो जिसके मर्जी नाम आगे कर दे। वो जो हाजिर सर्विस जी। क्वालिफाइड सीनियर मोस्ट लोग हैं, इनके अलावा किसी और का नाम नहीं भेज सकते। और जो ठीक है कि ये प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उनका ये प्रोगेटिव नहीं है कि जो लिस्ट उनके पास आई है उससे बाहर कोई और कोशिश करें किसी, हाँ वो और नाम मंगवा सकते हैं, ये उनकी है। मिसाल के अच्छा। तौर पे अगर 3 नाम जाते हैं तो वो कहते हैं जी 2 और मुझे दे दें, वो भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी सीनियरिटी के हिसाब से जाएंगे और उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर अच्छा। आप कोई जिगरी पोकरी करने की कोशिश करेंगे, कोई आउट ऑफ द वे कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, तो सारी दुनिया को नजर आ जाएगा कि आप कोई खास अपने ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम करना चाह रहे हैं। इसके बहुत बुरे सियासी नतायज भी निकलेंगे और इखलाकी नतायज भी निकलेंगे, तो इससे परहेज करना चाहिए। जन साहब, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान में ये बात मुतय्यन तौर पे की गई कि हमारे वज़ीर आज़म अपने बड़े भाई से, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है और इस वक्त लंदन में मुकीम है, लंदन गए और वहाँ पर इस हवाले से मुशावरत हुई। आपके ख्याल में ये कितना सेहतमंदाना तर्ज अमल है, और ये क्या पाकिस्तान का एक इतना सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू क्या पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर डिस्कस होना चाहिए? जी देखिए, पहले तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है उसी को देख लें, और वो जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ है, याद रखें कि वो चूंकि एनेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरे इल्म में जो बात लाई जाएगी वो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगा। अगर मुशावरत वाली बात है तो देखें, अगर वो खामोशी से मुशावरत अपने घर वालों से भी कर लें, आपसे भी कर लें, मुझसे भी कर लें, तो शायद कोई पूछता भी ना, किसी को पता भी ना चलता। हम्म। अगर कोई मुशावरत के काबिल सबसे अहल शख्स है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर आपने मुशावरत करनी है इन लोगों के सिलसिले में, उनसे करें। लेकिन सरेआम इस बात को बढ़ा चढ़ा के बाकायदा नशर करना कि वहां पर मुशावरत की गई, आपने देखा होगा कि ये वजीर आजम ने खुद नहीं की, जी। ये और लोगों ने की है। जी बिल्कुल। ये उन लोगों ने की है जो वजीर आजम को पॉलिटिकली अंडरमाइन करना चाहते हैं और नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए, और आपसे बेहतर कौन जानता है, कि पीएमएलएन के अंदर भी धड़ेबाजी है। तो ये वो धड़ा है जिसने वजीर आजम को अंडरमाइन किया है, उनको अच्छा। वीक किया है। अगर वो ये मुशावरत करने भी गए थे तो वैसे तो हम सब अंदाजा भी लगा सकते थे कि इस टाइम जी। उधर जाने का मकसद क्या है, लेकिन इसका ऐलान करना तो गैर कानूनी भी है और गैर अखलाकी तो है ही है। तो वैसे तो मुशावरत करने पर आप अगर पता ना चले तो कोई कोई इस पर कदगन नहीं है, लेकिन जी। आपका जो ओथ है वो कहता है कि आप इस किस्म की मुशावरत नहीं कर सकते, खासकर ऐसे शख्स के साथ जो इसका अहल नहीं है। तो तो ये तो जी मेरा ख्याल है कि एक संगीन बात हुई। जन साहब, ये बताइएगा कि ये जो समरी जाती है, क्या इसके ऊपर खुफिया और क्लासिफाइड लिखा जाता है? क्या ये एक खुफिया समरी होती है जो सिर्फ वजीर आजम की आइज के लिए होती है, या अमूमी तरह का एक कागज है जो बाहर भी आ सकता है? जी, ये खुफिया तो होती है और खुफिया तरीन होती है, बल्कि यूँ समझें। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि नामों की लिस्ट जो है वो मुरतब होती है आर्मी चीफ अपने दस्तखत के साथ, या एमएस जो हमारे जी। इन चीज़ों से डील करते हैं, वो जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके दस्तखत के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाती है, बिल्कुल क्लोज सील्ड हालत में। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके कि उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर के पास भेजने के लिए, और एक अच्छा मोतबर और काबिल एतबार सर्विंग हाई लेवल का ऑफिशियल बाय हैंड लेकर जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अच्छा। में भी, और वजीर आजम के पास भी। और वजीर आजम के पास जितने भी इस किस्म के काम जाते हैं वो टॉप सीक्रेट होते हैं, यानी कि अहम तरीन आप समझे होते हैं। ठीक। लेकिन वजीर आजम अपनी काबीना के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और अगर कोई और अहल समझते हैं वो मुशावरत करने के, मेरा ख्याल अहल उनको कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई कदगन नहीं है। जी। लेकिन जैसे कि उनका ओथ कहता है कि किसी ऐसे शख्स के साथ वो नहीं
इसको शेयर कर सकते जिसके पास के ये इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि जो वजीर दिफा है उनसे बात कर सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात कर सकते हैं, और तो मेरा ख्याल कोई रेलेवेंट बंदा बनता नहीं है इसमें मशावरत के लिए। लेकिन ये होती मोस्ट सीक्रेट है, सीक्रेट तरीन है। वजीर आजम के पास जितनी भी ऐसी फाइलें जाती हैं वो टॉप सीक्रेट के जुमरे में आती हैं। वो गो के हम आर्मी में उसको टॉप सीक्रेट कहते हैं, सिविल में उसका कोई और वजीर आजम अगर चाहें भी तो उनका हल्फ उन्हें रोक देता है कि वो किसी से इसके कंटेंट पे डिस्कस करें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, स्वाय रेलेवेंट लोगों का मैंने नाम आपको बता दिया। जल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हमारी फौज की तरफ से बार बार ये इसरार के साथ बात कही जाती है कि अब सियासत से कोई लेना देना नहीं है, माजी का किस्सा तमाम हुआ, मुस्तकबिल में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कितना अरसा लगेगा ये इस बात पे कि सब लोगों को ये एतमाद और यकीन हो जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और इसके असरात इदारे पे कितने अच्छे आएंगे? जी लगातार ये तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि अदारे पे तो इसके असरात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये जो वक्त लगेगा, क्योंकि दो बातें मैं कहा करता हूँ। एक तो लोगों को एतबार नहीं है, यकीन और एतबार जिसका आपने जिक्र किया। दूसरा लोगों को आदत नहीं है, और इनको आदत है कि सर पे एक हाथ होना चाहिए। जब वो हाथ हट जाता है तो ये अपने सर को हल्का महसूस करते हैं और फिर इनको परेशानी होती है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि कम से कम 2 और चीफ, एक अभी जो अपॉइंट होंगे और इनके बाद वाले चीफ, अगर इस रवैये पर कायम रहे तो इनको भी एतबार आ जाएगा, इनको आदत भी पड़ जाएगी, और फौज के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे ख्याल। वैसे आपकी तवक्को क्या है कि आइंदा ये मामला सिमटता जाएगा? जी देखें, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई तनकीद का निशाना ना बनाए अल्लाह करे, कि ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज खुद कैसे बिहेव करते हैं। ठीक। देखें, अगर मैं आपसे एक चीज की तवक्को रखूं कि आप बहुत ऑनेस्ट हों, अपने रास्ते पर चलें, तो मुझे भी तो अपने रास्ते पर चलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं भी तो अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेकर आऊं, मैं भी तो मौरूसियत से जान छुड़ाऊं, मैं भी तो ये जो प्रस्तिश वाला मामला है किसी पर्सनैलिटी का, इससे बाहर निकलूं। मैं भी तो कोई अच्छे सियासी फैसले करूं, और मुझ में कोई इतना खुद एतमादी भी हो कि मैं कोई काम करूं, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ डिलीवर कर सकूं। अगर ये जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, अगर ये ना हुई, अगर इंटरनल इनमें जमहूरियत ना आई, अगर मौरूसियत से छुटकारा हासिल ना हुआ, अगर ये इस कौम के लिए कुछ ना कर पाए, तो मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि फौज कभी मुदाखलत नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें बता रहे फौज कैसा सोचती है और उसके काम करने का अंदाज क्या है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड एक सदारती रेफरेंस की आज भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इस मंसूबे से हुकूमत बलूचिस्तान को 47 साल में 32 अरब डॉलर मिलेंगे। इस मंसूबे की मिल्कियत में 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत का है। कुल सरमाए के 25% में से 15% हुकूमती होल्डिंग और बलूचिस्तान की ऑफशोर कंपनी का हिस्सा होगा। हुकूमत बलूचिस्तान को 25% मुनाफा, 5% रॉयल्टी, CSR और नौकरियों की सहूलत मिलेगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि रिकॉर्डिक मंसूबे की तकमील कब होगी, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि 2.5 साल में रिकॉर्डिक मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडीज और अगले 5 साल में बाकायदा काम शुरू होगा। रिकॉर्डिक मुआहदे के लिए चीन, जापान और रूस की कंपनियों ने भी राब्ता किया, लेकिन इन ममालिक की कंपनियां पाकिस्तान पर आयद करदा 9 अरब डॉलर के जुर्माने की अदायगी पर तैयार नहीं थी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर क्या केस है। वकील ने अदालत को बताया कि बैनुल अक़वामी मरकज़ बराए तनाज़ात में पाकिस्तान के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का केस है, और दूसरे फोरम्स पर बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का केस है। पाकिस्तान ने 15 दिसंबर तक मुआहदा नहीं किया तो मुतासरा कंपनी कानूनी चाराजोई करेगी। जस्टिस खान आफरीदी ने कहा कि क्या सोना और तांबे के अलावा दीगर मादनियात की लीज भी दी जाएगी। इस पर वकील ने कहा कि तमाम मादनियात की लीज बैरिक गोल्ड कंपनी के पास ही होगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रिकॉर्डिक मुआहदे में होने वाली माली ट्रांजैक्शंस बैनुल अक़वामी सतह पर होंगी, जिस पर वकील ने बताया कि रिकॉर्डिक मुआहदे में होने वाली ट्रांजैक्शंस ऑफशोर कंपनियों के जरिए होंगी। अदालत ने
इस अहम रेफरेंस की मजीद समात जुमेरात 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।